देखते रहिए हेल्थ इज लाइफ 99 न्यूज़ चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन ऑर्थोपेडिक्स, यानी हड्डी जोड़ के मामलात में फिजियोथेरेपी का क्या किरदार है। और इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर नबील बदर, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक रिहैब स्पेशलिस्ट, एओ हॉस्पिटल कराची। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि एक आम फहम शख्स जो है, सबसे पहले तो ये क्या समझ सकता है कि ऑर्थोपेडिक्स क्या है, और फिर ये भी बताएं कि हम इसे फिजियोथेरेपी से कैसे रिलेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि ऑर्थोपेडिक्स क्या है, फिजियोथेरेपी क्या है और इन दोनों का इंटरकनेक्शन क्या है, यानी इन दोनों के दरमियान लिंक क्या बनता है। जी जी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप और बहुत सारे व्यूअर्स, स्पेशली बहुत सारे व्यूअर्स जो न्यू हैं और जिनको मेडिकल का इतना नहीं पता है, उनको पता होना चाहिए कि ऑर्थोपेडिक्स में हर किस्म के मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, यानी हड्डी, पट्टे और जोड़ से मुतालिक जितने भी मसले होते हैं वो सब आते हैं। और फिजियोथेरेपी बेसिकली आसान ज़ुबान में मोबिलाइजेशन का नाम है। आम व्यूवर्स जिनको बिल्कुल कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं हो इस हवाले से, तो बेसिकली ऑर्थोपेडिक्स और फिजियोथेरेपी के दरमियान जो एक फाइन लाइन है वो है बेसिकली इमोबिलाइजेशन और मोबिलाइजेशन। यानी कभी भी किसी भी पेशेंट को या किसी भी शख्स को कभी कोई मसला होता है, कोई एक्यूट इंजरी होती है, कोई फ्रैक्चर होता है या किसी भी किस्म का ट्रॉमा होता है, यानी किसी भी किस्म का हादसा, उस हादसे में चाहे हड्डी इन्वॉल्व हो, चाहे पट्टा इन्वॉल्व हो या उससे कनेक्ट होने वाली चीज़ें जिसमें टेंडन, लिगामेंट, जॉइंट सब आते हैं, वो इन्वॉल्व हो, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वही ऑर्थोपेडिक्स के अंदर आती है। और फिजियोथेरेपी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। यानी जब आपको कोई चोट लगी तो सबसे पहले जो बेसिक प्रिंसिपल है ऑर्थोपेडिक्स का और फिजियोथेरेपी का, वो ये है कि उस वक्त आपने इमोबिलाइज कर देना है पेशेंट को। इमोबिलाइज का मतलब कि उस वक्त उस जगह को, चाहे वो हड्डी टूटी हुई है या फटा फटा हुआ है, उस जगह की हरकत को रोक देना है। बिल्कुल ऐसा ही। और यही कनेक्शन फिजियोथेरेपी की तरफ जाता है। यानी एक ख़ास अरसे के बाद, जैसे कि जब कोई हड्डी का फ्रैक्चर होता है तो 4 से 6 हफ्ते, 6 से 8 हफ्ते जब वो हड्डी जुड़ जाती है तो उसको फिर, क्योंकि पट्टे उससे इंटरकनेक्टेड होते हैं और इस पूरे दरमियान, इस पूरे स्टेज में वो स्टिफ हो जाते हैं, यानी वो पट्टा अपनी नॉर्मल एनर्जी या कुव्वत खो बैठता है, अपनी मसल टोन खो बैठता है, जो आसान ज़ुबान में, जो इंग्लिश ज़ुबान में जो मेडिकल टर्म है उसको एट्रोफी का नाम दिया जाता है, यानी पट्टे का फुस हो जाना, पट्टे का सूख जाना, उस हवाले से सख्त हो जाना भी, सख्त हो जाना, बहुत अच्छी बात है, यानी स्टिफनेस। बिल्कुल। तो इस सब चीज़ों की वजह से जोड़ सख्त हो जाते हैं और जोड़ हरकत नहीं कर पाते, यानी जॉइंट्स की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जिस हवाले से नेक्स्ट स्टेज यानी फिजियोथेरेपी, आसान ज़ुबान में मोबिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। यानी फर्स्ट जब भी कोई ट्रॉमा होता है पहले हमें इमोबिलाइज करना पड़ता है और फिर उसको मोबिलाइज करना पड़ता है, और यही कनेक्शन है ऑर्थोपेडिक और फिजियोथेरेपी का। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि मोस्ट ऑफ इट ये बात देखने में आती है कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन में या इवन कोई भी ऐसा सर्जन के जो जिससे फिजियोथेरेपी के पेशेंट्स निकलते हैं या वो रेफ़र कर सकते हैं या वो रेफ़र करना चाहते हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट और सर्जन का बाहम लिंक नहीं बन पाता, और बिलखुसूस पाकिस्तान में और उससे भी ख़ास तौर पर कराची में। आपने इस बात को कितना करीब से देखा है और आप इसके मुतालिक क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल आपने उठाया है, और मैंने इस मामले को, क्योंकि मैं एक बड़े ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल से बिल्कुल ताल्लुक़ रखता हूँ जो कि इंटरनेशनल बुनियाद पे इलाज करता है, इंटरनेशनल सिस्टम को फॉलो करता है, तो ये चीज़, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट हॉस्पिटल, डिफरेंट जगहों से पेशेंट रेफ़र होकर आते हैं, नेगलेक्टेड ट्रॉमा भी आता है, यानी जिसको इलाज सही तरीके से ना हुआ हो, या फिर रेफ़र्ड होके आते हो जिस जगह उस इलाज जो अवेलेबल ना हो इलाज, और वो रेफ़र किया हो उन लोगों ने, जो उन लोग इससे जिससे उन लोगों के इलाज का ताल्लुक़ ना हो। तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारी जगहों में, जिन अस्पतालों में देखते हुए आया हूँ और देख रहा हूँ,
जैसे पेशेंट्स बताते हैं कि सर्जन फिजियोथेरेपिस्ट को रेफ़र कर देता है, अब फिजियोथेरेपिस्ट फिर वो पेशेंट लेता है और फिर वो अपने लिहाज से डील करता है। इंटरनेशनली दुनिया भर में इस तरीके का सिस्टम फॉलो नहीं होता। दुनिया भर में एक बेसिकली टीम होती है, कंसल्टेशन की एक टीम होती है, कंसल्टेंट की एक टीम होती है। जैसे मेरे जो बॉस है डॉक्टर इमरान अली शाह, उनका नाम भी लूँगा, ये मेरे टीचर भी है, उन्होंने बहुत मुझे पढ़ाया है, ऑर्थोपेडिक्स के हवाले से मुझे बड़ी मालूमात दी है। तो हम जो सिस्टम को फॉलो करते हैं उसमें एक सर्जन होता है, एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है, वहीं पे डिफरेंट हमारे को मेंबर्स होते हैं जैसे कि नर्सेज हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है, एडमिशन ऑफिसर्स हैं। हम सब मिल के एक साथ टीम एज अ टीम पेशेंट्स को देखते हैं, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है सर्जन और फिजियोथेरेपिस्ट का। तो मुझे ये पता होता है कि उस सर्जन ने किस किस्म की सर्जरी की है, यानी किस मसल्स को ज़्यादा इंसाइज किया है, कहाँ से इंसिशन लिया है, किस किस्म की सर्जरी हुई है, क्या उसके प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, और किस हवाले से मुझे रेफ़र किए जा रहे हैं, इम्प्लांट्स क्या क्या हैं। और मेरे सर्जन को ये पता होता है कि मैं किस किस्म की फिजियोथेरेपी दूंगा, क्योंकि फिजियोथेरेपी की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती एक्टिव कौन सी है, असिस्टेड कौन सी है, पैसिव कौन सी है, किसमें मोडेलिटी का इस्तेमाल है यानी मशीन्स का इस्तेमाल है, किसमें हैंड्स ऑन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हैंड्स ऑन सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो बेसिकली जो अनक्वालिफाइड लोगों को पता नहीं होता, तो हमारे सिस्टम में ये चीज़ फॉलो की जाती है। और इस आपके चैनल के तवज्जो से मैं कहना चाहूँगा कि इसी सिस्टम को जो दुनिया भर में फॉलो किया जाता है, जो हम जैसे बड़े अस्पतालों में फॉलो किया जा रहा है, इसी सिस्टम को हर जगह राइज करना चाहिए ताकि ये मसला पेश ना आए। और इससे सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फ़ायदा होता है पेशेंट को, वो पेशेंट अपना कॉन्फिडेंस गेन करता है कि सर्जन और फिजियोथेरेपिस्ट मिल के उसका इलाज कर रहे हैं, और जो सर्जन कह रहे हैं और फिजियोथेरेपिस्ट कह रहे हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे, और उसका 100% एक्यूरेट ट्रीटमेंट हो रहा है। इसके मुकाबले में इसके बरक्स बहुत सारी जगहों में फिजियोथेरेपिस्ट कुछ और बात कहता है, सर्जन कुछ और बात कहता है, जिसकी वजह से पेशेंट नॉन कॉन्फिडेंस में जाता है और परेशान होकर इधर उधर भटकता है, और इलाज सही ना होने की वजह से उसको आगे जाके उसके प्रोग्नोसिस में कमी आती है। और डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप एक और बात को भी जो है वो उसकी निशानदेही करें कि अगर टाइमली जो है वो सर्जन रिकमेंड अगर नहीं करता फिजियोथेरेपी के लिए, तो उससे पेशेंट्स के मसल्स को और चीज़ों को कितना नुकसान पहुँचता है। बेशक, बहुत अच्छी बात कही। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हमारे बॉडी में डिफरेंट किस्म के जॉइंट्स होते हैं। एक जॉइंट की एग्जांपल मैं देता हूँ, एल्बो जॉइंट की। एल्बो जॉइंट में बहुत किस्म के फ्रैक्चर होते हैं। मेडिकल में उसको सुप्राकॉन्डाइलर, रेडियल हेड, प्रॉक्सिमल अल्ना, ये डिफरेंट कॉमन फ्रैक्चर्स हैं। आम व्यूअर्स को नहीं समझ आ रहा होगा ये बात शायद, लेकिन मेडिकल हजरात को अब समझ आ रही होगी। सबसे मुश्किल जॉइंट चूज़ किया आपने। हाँ, अच्छा। तो होता ये कि अगर एल्बो में फ्रैक्चर हो जाए और अनडिस्प्लेस हो या डिस्प्लेस भी हो, तो कोशिश ये की जाती है कि 2 वीक्स में इसको मोबिलाइज कर दिया जाए, वरना वो प्रोलॉन्ग स्टिफनेस का शिकार हो सकता है, क्रॉनिक स्टिफनेस का शिकार हो सकता है। तो हमारी टीम में हमारे जो सर्जन हैं वो 2 वीक्स में मुझे रेफ़र कर देते हैं, और 2 वीक्स में वो पेशेंट की मैं फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर देता हूँ, अनटिल अनलेस कोई ऐसी चीज़ उसमें इन्वॉल्व ना हो जिसकी वजह से, जैसे जॉइंट रीडिस्लोकेट हो सकता है, रिकरेंट डिस्लोकेशन जिसको कहते हैं, या फिर कोई और प्रॉब्लम आ सकती है, या सर्जरी की नौयत ऐसी है जिसकी वजह से मूवमेंट जल्दी करेंगे तो नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कोई वजह नहीं बनती कि 2 वीक्स में उसकी फिजियोथेरेपी ना की जाए। ऐसे डिफरेंट जॉइंट्स हैं, सबके डिफरेंट टाइम्स होते हैं जिस पे उन्हें हमें स्टार्ट करना होता है। किसी को 2 हफ्ते मोबिलाइज करना होता है, किसी को 4 हफ्ते मोबिलाइज करना होता है। जैसे एक एग्जांपल होती है पटेला की। पटेला में कभी कभी टेंशन बैंड वायर लगाते हैं सर्जन, या उसको रिमूव कर देते हैं, तो हमें 3 या 4 वीक से फिजियोथेरेपी स्टार्ट करनी होती है। अगर पेशेंट और सर्जन का, यानी फिजियोथेरेपिस्ट और सर्जन का ऐसा ताल्लुक ना हो और पेशेंट कंफ्यूज हो जाए और समझ ले इसमें 2 हफ्ते की जगह और इसमें 4 हफ्ते की जगह 6-7 हफ्ते हो जाए, तो वो ज़िंदगी भर फिजियोथेरेपी भी करा ले, ज़िंदगी भर भी, फिर भी वो घुटना या एल्बो चल नहीं पाते। ये इतना इंपॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि नॉर्मली जो है वो रेंज ऑफ मोशन के हवाले से लोग बड़ा तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं, और कई ऐसे हैं जो पेन की वजह से जल्दी फिजियो के लिए ना तो रजामंद होते हैं, या फिर बाज़ों का ये होता है कि पीरियड अगर बढ़ जाए तो वैसे स्टिफनेस बढ़ जाती है, तो बहुत ज़्यादा मोबिलिटी में फोकस नहीं कर पाते, पेन की वजह से बंद भी करवा देते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ पेशेंट्स का नहीं है, बहुत सारे जो गैर मुस्तनिद डॉक्टर्स होते हैं उन लोगों का भी कॉन्सेप्ट होता है कि जब कोई पेशेंट उनके पास आता है
तो उसको उल्टा डरा दिया जाता है कि अभी तो तुम्हारी हड्डी जुड़ी नहीं है, अभी फिजियोथेरेपी नहीं कराना। अच्छा भाई इस हड्डी को जुड़ने में 6 हफ्ता लगेंगे और आपने इसकी फिजियोथेरेपी नहीं करानी। ये कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है जिसकी वजह से पेशेंट स्टिफनेस का शिकार होता है। इंटरनेशनली और एविडेंस बेस्ड रिसर्च प्रैक्टिस ये होती है कि अगर किसी भी जोड़ का फ्रैक्चर हुआ है तो उसके प्रॉक्सिमल और डिस्टल यानी आसान जुबान में उसके ऊपर और उसके नीचे वाले जोड़ को जल्दी से जल्द अज जल्द चलाना यानी मोबिलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। और इवन वो जोड़ जो कि फ्रैक्चर का शिकार हुए, जबकि बहुत से स्मॉल जॉइंट्स के मशीन इंजरी वाले केसेस हमारे अस्पताल में हमारे पास रिपोर्ट होते हैं जिसमें एक मेटाकार्पल का आसान जुबान में एक उंगली का फ्रैक्चर होता है, तो बराबर वाली उंगली को ना चलाने की वजह से वो बराबर वाली उंगली भी स्टिफनेस का शिकार हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ये कहती है कि जिस जगह भी मूवमेंट हो रही है वहाँ का रीजनल ब्लड फ्लो यानी उस जगह का खून का दौरानिया बढ़ता है और वहाँ की हीलिंग बढ़ जाती है, यानी तेज हो जाती है, हीलिंग रेट तेज हो जाता है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये होता है, आम आदमी का लेमैन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि नहीं वहाँ हरकत नहीं करो, इवन उसके एडजेसेंट यानी बराबर वाले जोड़ में भी हरकत नहीं करो, ये ना हो कि हड्डी टूट जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके चैनल के तबस्सुस से ये बता दूं कि उसके एडजेसेंट इवन वो पर्टिकुलर जॉइंट भी एक ख़ास वक्त यानी ड्यूरेशन के बाद मोबिलाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि वहाँ का रीजनल ब्लड फ्लो बेहतर हो और वहाँ पे जल्द अज जल्द रेंज ऑफ मोशन बेहतर की जा सके। वरना फिर ऐसा पेशेंट हमारे पास 6-6 महीने चक्कर लगाते हैं पर हम भी वो मूवमेंट हम सर्जन नहीं कर पाते, भी रिस्टोर नहीं कर पाते। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। देखते रहिए हेल्थ इज लाइफ 99 न्यूज़ चैनल पर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि अवेयरनेस के हवाले से अगर बात की जाए, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी जो है वो नहीं समझा जाता, वो लोग यही समझते हैं कि यार तेल से अगर मालिश कर लें तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि टाइमली अगर फिजियोथेरेपी अगर पेशेंट नहीं कराता तो उसे किस तरह से इस बात पर आमादा किया जाए कि जनाब ये भी एक शोबा है और ये भी एक फील्ड है और इसके थ्रू अगर आप करवाएंगे तो ही चीज़ें बेहतर होंगी? बहुत अच्छा सवाल पूछा है, अगेन आपका बहुत अच्छा सवाल है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस दे के ये चीज़ सही की जा सकती है। हमें डिफरेंस करना आना होगा, मालिश और वर्जिश के दरमियान फ़र्क पता लगाना होगा। नॉर्मली कॉन्सेप्ट ये होता है, लेमैन लैंग्वेज आम जुबान में बहुत से गैर मुस्तनद डॉक्टर भी इस्तेमाल करते हैं, भाई मालिश करा लो, वर्जिश करा लो, यानी जैसे कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप रिसर्च बेस्ड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि मालिश से, बहुत से लोग मुझसे बहुत एतराज़ करेंगे आगे जिन्होंने एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नहीं पढ़ी होगी, रिसर्च नहीं पढ़ी होगी, मालिश से पट्टे अकड़ जाते हैं, मालिश से पट्टे नरम नहीं हो रहे, वर्जिश से पट्टे नरम हो रहे हैं। बिकॉज जो मसल का बेसिक स्ट्रक्चर है सार्कोमेयर, उसको मूवमेंट की दरकार, यानी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट सार्कोमेयर बायोलॉजी की बुक्स पे हम पढ़ते हैं नॉर्मली, तो हमें पता चलता है वो मूवमेंट की वजह से अपने आप को नोरिश कर रहे हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर यानी हमारे मसल्स को बेहतर बनाने के लिए उसकी उस जगह की, उस पर्टिकुलर जगह की एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। यानी जिस जगह को हमें बेहतर करना है वहाँ की एक्सरसाइज होना चाहिए। ये साइंस इवन रिलीजन इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है। जबकि मालिश यानी बहुत से लोग तेल की मालिश कर रहे हैं यानी किसी चीज़ को रगड़ रहे हैं, वो जगह अकड़ जाती है। नॉर्मली एक जवान आदमी में मालिश की वजह से सुपरफिशियली विजुअली कोई नुकसान नज़र नहीं आता, इस वजह से लोग धड़ाधड़ मालिश करते रहते हैं। लेकिन अगर आप किसी बीमार आदमी को, बुजुर्ग आदमी को लॉन्ग टर्म मालिश करें तो बहुत से पेशेंट्स हमारे पास रिपोर्ट होते हैं फ्लेक्जन कॉन्ट्रैक्चर के साथ, यानी उनके पट्टे इतने अकड़ जाते हैं कि फिर वो सीधा भी नहीं हो पा रहे होते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एजुकेशन और अवेयरनेस दें ताकि इन दोनों चीज़ों के दरमियान डिफरेंस लाया जा सके। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि जाहिर सी बात है कि हमारा जो वक्त है थोड़ा मुख्तसर होता है, तो मैं चाहूँगा कुछ सवाल ज़रा आपकी ज़िंदगी से मुतालिक भी किए जाएँ। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसी शोबे का इंतखाब क्यों किया? एक्चुअली मेरे घर में मेरे 6 भाई हैं, एक बहन है, तो सब अलग अलग फील्ड में। मेरा एक भाई इंजीनियर है, पाक सुजुकी में डेप्यूटी मैनेजर है, और एक भाई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का ऑफिसर है। तो मेरी मदर और फादर की ख्वाहिश थी कि मैं हाफिज़ कुरान बनूं और डॉक्टर बनूं। तो मेडिकल फील्ड में आने का मकसद यही था कि मदर और फादर की कोशिश को, उनकी ख्वाहिश को परस्यू किया जाए, इस वजह से इस फील्ड में आया। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, लाइफ में वो कहते हैं ना कि जैसे हर एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है,
तो इसी तरह हर एक कामयाब मर्द के पीछे या औरत के पीछे वो जो भी है, उस्ताद का हाथ बहुत ज़रूरी है। बेशक बेशक। तो यहाँ मैं चाहूँगा कि आप एक तो अपने इदारे के मुतालिक भी कुछ बताइए हमें, और साथ में अपने असातिज़ा के मुतालिक भी बताइए। मैंने अपनी तालीम जो है ना जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर से की है, JPMC? जी JPMC से। और वहाँ के सारे टीचर्स से मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन मिली और बहुत ही अच्छी एजुकेशन मैंने ली है। बट जितनी अच्छी एजुकेशन मुझे मेरे बॉस, मेरे टीचर, मेरे कोलीग, बहुत अच्छे मेरे दोस्त की तरह है, मेरे सर जो है, मेरे रिस्पेक्टेड सर है डॉक्टर इमरान अली शाह, उनका नाम मैं लूँगा फिर से। जितना तालीम और एजुकेशन और जितनी मुझे एक्सपीरियंस उनसे मिला है, तो असल में क्रेडिट उनको ही दूंगा कि जो मेरे पीछे घर के हवाले से मैं कहूँगा मेरे मदर फादर, मेरी वाइफ, बट इन माई फील्ड, इन ऑर्थोपेडिक फील्ड, मैं जो क्रेडिट देना चाहूँगा वो देना चाहूँगा मेरे बॉस को, मेरे टीचर को, डॉक्टर इमरान अली शाह को। ठीक है। अच्छा, ए हॉस्पिटल के मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? ए हॉस्पिटल आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का पहला ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है, और जो कि सालों से उनके जो फाउंडर है डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, उनके अम्ब्रेला के नीचे काम करते हुए आ रहे हैं। तो वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑर्थोपेडिक केसेस। वी हैव द बेस्ट सर्जन्स, बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट, बेस्ट मेडिकल ऑफिसर्स जो कि इन ऑर्थोपेडिक केस को ज़्यादा अच्छा डील सकते, क्योंकि सीधी सी बात है, मेडिकल में जितना अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास होता है उतना ही आप बेहतर तरीके से इलाज कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने ए हॉस्पिटल से परस्यू की है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये भी चाहूँगा साथ साथ, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं, तो एक ख़ास पैगाम जो आप हमारे नाजरीन को देना चाहें। मेरा पैगाम आप लोगों के लिए यही है कि आप सब लोग कोई भी फील्ड लें, किसी भी करियर को परस्यू करना चाहे, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पहले उस फील्ड को लेने से पहले उसकी एजुकेशन आप लें। इस चीज़ को इस मद्देनज़र में रखें कि क्या आपका फोकस है, क्या आप चाहते हैं उस करियर में जाना, और जिस करियर को भी चुने उसको बिल्कुल दिल से अपनाएं और उसको दिल से उसके ऊपर काम करें, और जो भी काम करें उसके बारे में 100% एजुकेशन रखें, ताकि आप किसी भी और शख्स के हवाले से उस फील्ड में बेहतर से बेहतर काम कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते मैं चाहूँगा एक ख़ास अपील भी आप करें हमारे चैनल के हवाले से कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो सर यासिर अब्बास हमारे सामने है, और मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि 99 चैनल को आप लोग सब सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी दबाएं, और अपने जितने भी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हैं, बहुत ही अच्छा कंटेंट बना रहे हैं सर यासिर अब्बास, बहुत अलग अलग लोगों को लेके आते, अलग अलग फील्ड से रिलेटेड। तो मैं उनको भी थैंक यू कहूँगा मुझे भी बुलाने के लिए। तो मैं आप सब लोगों को कहूँगा कि ये चैनल ज़रूर देखें और अपनी फैमिली वालों को भी दिखाएं, सबको दिखाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, शेयर करें, और कमेंट भी करें अगर आपको लग रहा है कि सर कुछ और अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, या कोई प्रोज और कॉन्स है तो उसके बारे में आप बताएं, ताकि ये और बेहतर से बेहतर काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून कि आपने टाइम दिया, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, ये थे डॉक्टर नबील बदर, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक रिहैब स्पेशलिस्ट, ए हॉस्पिटल कराची। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए, ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।